नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। भारत की खबर में समीर जी के साथ हम सेगमेंट करते हैं खबरों के धुरंधर, और पिछले 2 हफ्ते से किसी ना किसी वजह से हम नहीं ला पा रहे थे सर को प्रोग्राम में। तो आज चलिए खबरों के धुरंधर ढूंढते हैं। खबर हम बताएंगे, धुरंधर बताएंगे हमको समीर जी। तो सर 6-7 खबरें हैं मेरे पास, सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। पार्लियामेंट सेशन अभी 2 हफ्ते का और बाकी है। जितना हंगामा होना था सीजेपी के प्रोटेस्ट और संसद कूच के नाम पर, वो सब कुछ हो गया है। ऑपोजिशन अमित शाह जी को के स्टेटमेंट की मांग करता रहा। अमित शाह सदन में आए नहीं और उसकी मांग अभी भी लगातार जारी है। तो और सरकार कर क्या रही है? अब आने वाले दिनों में कोई बड़ा एजेंडा है क्या सरकार का? कई लोग कई बिल्स की बात कर रहे हैं। एफसीआरए का बिल सरकार लाना चाहती है। अभी तो महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल, वो मामला खत्म नहीं हुआ है। क्या सरकार उस बिल को लाने की भी तैयारी किए हुए है? इसकी बात भी हम लोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के आवास तक क्यों कूच करना चाहते हैं? अब वो जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास तक। पहले राहुल गांधी गए थे, उनका इशू क्या है? तीसरी खबर, सीजेपी जिन्होंने बनाई अभिजीत दीप के, इन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह ही ऑपरेट करेंगे, सरकार को अलग अलग मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। तो सीजेपी की अभिजीत दीप के की इनकी आगे की क्या रणनीति है? पंजाब में चन्नी वर्सेस जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अमरिंदर राजा वड़िंग का झगड़ा खत्म नहीं हुआ और उनके सामने ही चन्नी जिंदाबाद के नारे लग गए। ऐसी खबरें राजस्थान से भी आ रही है। वहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक नए तरीके से विवाद कैसे खड़ा हुआ, यह आपको हम बताएंगे। इसके अलावा कल बांकीपुर, दतिया और तीसरी गुजरात की एक सीट है। इन तीनों सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे आए हैं। क्या लगता है समीर जी को, इन जगहों पर कौन धुरंधर बरता हुआ दिखाई दे रहा है? शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट सेशन में आगे क्या। देखिए, राहुल गांधी ने अभी सर एक स्टेटमेंट दिया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में यह कहा कि जो भी पार्टी डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करती है उसको आप समझ लीजिए कि वो तमिलनाडु की गद्दार है। सीधे सीधे उनका इशारा डीएमके की तरफ था, क्योंकि यही चर्चाएं थी कि डीएमके से सरकार की बात बन गई है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब वो भी ये मानते हैं, मतलब ऑपोजिशन भी मानता है कि सरकार ने अभी डिलिमिटेशन बिल का मुद्दा, महिला आरक्षण का मुद्दा छोड़ा नहीं है। जो सीटों को बढ़ाने वाली बात है वो अभी खत्म नहीं हुई। आपको लगता है वो अभी जो रिमेनिंग पार्लियामेंट सेशन है इसके अंदर सरकार ला सकती है? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप पार्लियामेंट का मानसून सत्र देखेंगे तो 20 तारीख से शुरू हुआ था और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर उधम हुआ और उसके बाद जिस तरीके से सेशन बाधित हुआ था पूरे समय, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और एंटी पेपर लीक बिल जो लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर जो अब पास हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाला जो सत्र जो कल से शुरू होगा 7 दिन, वो बहुत क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट दिन होंगे। 13 तारीख तक सत्र चलने वाला है। 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का जो सत्र रहेगा, सरकार जो भी करेगी इसी में बड़ा करेगी। उसके बाद सरकार को पता है कि 9 तारीख के बाद 13 तारीख तक सत्र चलने वाला है, तो आखिरी के 2-3 दिन में सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी। तो सरकार को जो भी करना होगा, ये कल से शुरू होने वाला हफ्ता है। ये हफ्ता ये सबसे इंपॉर्टेंट सरकार के लिए हफ्ता है, जो भी सरकार करेगी। और राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर सरकार के मन में या सरकार की प्लानिंग होगी, देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर पार्लियामेंट में नहीं आ रहे दिल्ली में रहने के बाद भी, तो ये एक सामान्य घटना नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि वो पार्लियामेंट की अवहेलना करते, वो अगर नहीं आ रहे हैं तो वो किसी दूसरी तैयारी में लगे होंगे। अब वो क्या तैयारी है, यही डर राहुल गांधी को लग रहा है, यही डर अखिलेश यादव को लग रहा है और सबको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अगर अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ रहे तो वो किसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो किस पर काम कर रहे हैं? क्या अमित शाह कोई नया बिल लेकर आ रहे हैं जो परिसीमन का बिल और जो महिला आरक्षण को लेकर 131वां संविधान संशोधन बिल है, क्या उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जो सेटबैक सरकार को लगा इसके बाद उसको ओवरकम सरकार करने की कोशिश करेगी? 2 कदम सरकार पीछे हट गई थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर, और ये कहा जा रहा था कि पूरे सत्र में सरकार बैकफुट पर रहेगी। तो सरकार क्या फ्रंट फुट पर आने की तैयारी में, सरकार क्या जो सेटबैक लगा था उससे ओवरकम आने की कोशिश कर रही है। और मुझे लग रहा है निश्चित रूप से सरकार के पास एक बहुत अच्छा समय से निकलने का, और सरकार को लग रहा होगा कि भाई अब हम पीछे हटें तो हम आगे कैसे आते हैं और क्या लेकर आते हैं, हम विपक्ष को बताएंगे। जो आपने कहा ना सेटबैक है सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बात बिल्कुल ठीक है। अब सरकार को बाउंस बैक करना है। बिल्कुल सरकार तो इसी तरीके से बाउंस बैक कर सकती है। दो ही तरीके थे। देखें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दबाव में हुआ, कोई शक नहीं है इसमें। अब या तो सरकार संसद कूच के नाम पर 20 जुलाई को जो हिंसा हुई जिन लोगों ने की, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखती, तो वो एक किस्म का बाउंस बैक होता है कि चलो ठीक है, हमने एक बात तुम्हारी मानी, अब हमारी बारी, हम हिंसा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को साफ साफ कह दिया है। दूसरी बात यह है कि हिंसा करने से मेरा मतलब है कि इन जनरल कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, वो अपराधियों के नाम पे कार्रवाई होगी कि जो पुलिस ने ढूंढे हैं कि इनमें से ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन इन जनरल क्या सरकार वो करेगी? दूसरा तरीका यही था कि कोई बड़ा लेजिस्लेटिव काम सरकार
पूरा करे, अगर कोई बड़ा बिल, कोई बड़ा कानून सरकार बना देती है, तो ये एक बाउंस बैक माना जाएगा, क्योंकि फिर बाकी चर्चाएं पीछे हो जाएंगी और फिर चर्चा, मान लीजिए डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल आ गया, सीटें 550 से 850, 850 जितनी भी करनी है उतनी हो जाती हैं, तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए। तो 5 अगस्त है, तो सरकार कोशिश करेगी कि 5 अगस्त को संदेश देने की कोशिश करे, और उसके बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से संबोधन होगा। तो हो सकता है कि सरकार इस वीक में कोई बड़ा बिल लेकर आए और फिर प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र करे लाल किले से। उस लेकिन बात को महिला लेकर। आरक्षण, डिलिमिटेशन, एक एफसीआरए की बात हो रही FCRA की है, बात, और एक FCRA तो जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो भी बिल लेकर आने वाले, इनकम टैक्स से रिलेटेड बिल भी, ये सामान्य बिल है। FCRA का जरूर पॉलिटिकल सर्कल में होगा। आम जनता से जो जुड़ा हुआ मामला है, और जो सरकार के लिए भी एक इस समय नाक का सवाल बना हुआ है, वो महिला आरक्षण बिल है, जो सरकार अप्रैल में लोकसभा में हार गई थी। उस बिल पे सरकार पास नहीं करा पाई थी। तो मुझे लग रहा है सरकार वो लेकर आ सकती है, और सरकार को समय भी तो देना पड़ेगा ना। 2029 में लोकसभा चुनाव में कोई बहुत लंबा समय नहीं है आपके पास। 26 हो चुका है, 2.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तो सरकार जब अभी बिल कराएगी, तो उसके बाद जो एजेंसीज है, इंफॉर्मेशन एजेंसीज है, जो उसको लागू करेगी, उनको समय भी तो मिलेगा सरकार लेकिन को। ये भी सवाल था, जब हम तो लगातार चर्चा कर रहे थे कि सरकार तैयारी सारी इसी के लिए कर रही है, इसी के लिए जितने भी पार्टियों से लोग टूट टूट कर इधर आए, एनडीए में आए, पश्चिम बंगाल से लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद, शिवसेना यूबीटी में टूट हुई, ये सब कुछ वो 2/3 बहुमत जुटाने के लिए हो रहा था, ये सब मानते हैं। लेकिन इस माहौल में ये चर्चा हो रही थी कि इस माहौल में और भी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, एक तो सरकार को, जैसे डीएमके 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी तो फिलहाल। ऐसे माहौल में पार्टियां शायद सरकार के साथ जाती हुई ना दिखना चाहें, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। लेकिन आपको लगता है कि वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो सरकार के लिए था इस जेनजी सो कॉल्ड प्रदर्शन के नाम पर, वो बात बीत गई, अब बिल्कुल वो चला गया, खत्म हो गई वो खत्म हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार ने बातें मान ली, और अभिषेक दिपके और उनकी टीम ने तुरंत वहां से जंतर मंतर खाली कर दिया, और कोई ऐसा सरकार के खिलाफ कोई बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई एंटी ऐसी बात नजर नहीं आ रही है। और मुझे लग रहा है कि इस बिल पर जब सरकार ने कहा है कि भाई 50% हम सीटें बढ़ा देंगे, तो ये सबके लिए हित में है ना। चाहे वो डीएमके हो, उनके 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, डीएमके भी चाहेंगे ना कि लोकसभा लड़ने के लिए उनको ज्यादा सीटें मिले। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी इस बात पर विचार करेंगे कि जब अगर यूपी की 120 सीटें हो जाएंगी 80 से बढ़ के, वो किस तो नाम पे अखिलेश मना यादव को करेंगे? भी बेनिफिट होगा। विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, ठीक है, 2027 में विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी, बाद में बढ़ेंगे, लेकिन अखिलेश के लिए भी ये बेनिफिट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रस्ताव सरकार का बहुत बेहतर है कि स्टेट में हम 50% सीटें बढ़ा देते हैं। तो कई दल, मुझे लगता है कि विपक्ष के जो अभी इसका विरोध कर रहे होंगे, हो आपको लगता है सरकार की तैयारी है इसको लेकर? सरकार निश्चित रूप से अंदर के अंदर तैयारी कर रही है, और मुझे लगता है कि सरकार इस सत्र को ऐसे नहीं जाने देगी, कुछ लेकर आएगी। तो अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट नहीं हुआ पार्लियामेंट में। समीर जी का कहना है कि अगर वो वहां नहीं बोले तो इसका मतलब किसी और बड़े काम की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब इसके धुरंधर बनने की तैयारी में है। संसद में आएंगे तो धमाकेदार तैयारी से आएंगे। चलिए, ये पहली खबर। दूसरी खबर आपको बताता हूं, अभिजीत दीपके का जिक्र हो गया, तो चलिए उन्हीं की बात कर लेते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कहा कि हम ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम इसको एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही रखेंगे। प्रेशर ग्रुप का मतलब कि एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो समय समय पर मुद्दों के आधार पर सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी, पॉलिसी डिसीजंस पर सरकार को घेरेगी, या सरकार पर अपने सुझाव सरकार से मनवाने की कोशिश करेगी। ये आपके लिए खबर ये कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, ये कोई हैरान करने वाली है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि उनकी जो प्लानिंग है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की है। देखिए, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान तो आम आदमी पार्टी को ही करेंगे। वो दिल्ली या में लार्जर विपक्ष का करेंगे? लार्जर विपक्ष ही करेंगे। और बेसिकली वो मतलब उनके साथ जो युवा जुड़ा है, जो उनकी टीम जुड़ी है, वो सब आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए लोग रहे। तो बड़ा नुकसान तो आम आदमी पार्टी का ही करेंगे। और वो ये कोशिश कर रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दिपके के बीच में मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि अरविंद केजरीवाल चेहरा होंगे, मतलब आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल विंग बनेगी, और अभिजीत दिपके उसका एक संगठन जो रहता है कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा लेकिन उनके लिए तमाम मुद्दों पर काम करेगा, उनके लिए संगठन के स्तर पर काम करेगा, उनके लिए विपक्ष जो सत्ता में उसके लिए आंदोलन खड़ा करने का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि वो उस दिशा में काम करेंगे। और अभिजीत दिपके का कोई स्टेट नहीं है ना, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का था, दिल्ली में उन्होंने किया, पंजाब में गए। अभिजीत दिपके तो महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में उनका कोई जमीन स्तर नहीं है, वो दलित की जिस तरीके से राजनीति करते, जय भीम की राजनीति करते वो, तो उन्हें कोई दिल्ली में बहुत सपोर्ट नहीं। तो मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनने की तैयारी, और अरविंद केजरीवाल उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी लेकिन है। आप केवल अरविंद केजरीवाल से क्यों, वो इतने अलाइंड हैं अरविंद केजरीवाल से? मतलब आप जैसे, आप तो जिस तरीके से बता रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के का ही सोच का ही एक एक्सटेंशन है।
देखिए, अगर आप पूरा आंदोलन देखेंगे तो बेसिकली वो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट रहा। वो राहुल गांधी के एंटी बोले, राहुल गांधी उसके मंच पर नहीं गए, राहुल गांधी ने अलग लाइन खींचने की कोशिश की। तो मुझे लग रहा है कि एंटी बीजेपी एक संगठन बनाएंगे बेसिकली, जिसमें विपक्ष को मदद मिलेगी, लेकिन मेजर जो बहुमत में सपोर्ट रहेगा वो आम आदमी पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे। आम आदमी के जो इश्यूज होंगे वो सरकार के खिलाफ उसको उठाएंगे। ये एंटी बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको वो किस फॉर्म में लेकर जाते हैं, क्या वो महाराष्ट्र में अगला कोई मूवमेंट खड़ा करते हैं, कोई आंदोलन खड़ा करते हैं, क्या वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव हो रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश को मूवमेंट लेकर जाने की देखिए जो कोशिश तीन करेंगे? लोग हैं ना, ये जो दिखते हैं फोर फ्रंट पे सीजेपी के, एक अभिजीत दीप के महाराष्ट्र के आपने बताया, आशुतोष रांका बिल्कुल। ये सौरभ दास राजस्थान के हैं, सौरभ दास वैसे तो वो बताते हैं उड़ीसा के हैं, मगर एक वो उनका एक सॉफ्ट फेस है, वो सबसे ज़्यादा सबसे वोकल आदमी वही है। अब इन्होंने तो ये भी कहा अभिजीत दीप के ने कि मुझे बीजेपी वालों ने धमकी दी कि बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश है, एक सनसनीखेज आरोप लगाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी कभी उन्हें अभी प्रस्ताव नहीं देगी आने का, और वो ये मुझे लगता है कि उन्होंने एक अपना अतिरेक में आके ये बयान दिया हुआ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और अपना महत्व बताने के लिए बीजेपी शामिल करने के लिए बोल रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव नहीं रहा होगा, और वो भी अभी मुझे लग रहा है कि उन्होंने जरूर कहा है फिलहाल वो संगठन के रूप में काम करेगा, लेकिन भविष्य में वो कोई राजनीतिक दल बन जाए इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टी का नाम तो उन्होंने रखा है। लेकिन ये रेलेवेंट अभी भी रेलेवेंट रह गई है ये फिलहाल तो ऑर्गेनाइजेशन? नहीं है, फिलहाल तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और अगर ये दूसरा आंदोलन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो मुझे लगता है बुरी तरीके से फ्लॉप होगा। वो एक मूवमेंट था, चल गया, सरकार ने बहुत जल्दी उनकी बातें मान ली, उनको मिल गया, यूथ जुड़ गया उनके साथ, यूथ जुड़ गया। और जिस तरीके से फिर वहाँ मतलब कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसकर उन्होंने जिस तरीके से पुलिस पर हमला किया, सरकार को लगा कि ये मामला नहीं बढ़ना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको उसका श्रेय चला गया। लेकिन अब दूसरी बार उनको ऐसा सपोर्ट मिलेगा, मुझे इसकी संभावना नजर नहीं आती। अरविंद केजरीवाल जी का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जरूर अपने लिए अगला मुद्दा ढूंढ लिया है। अब काफ़ी पहले ढूंढ चुके थे वो, ये तो स्टूडेंट्स का मुद्दा इतना बड़ा बन गया तो उन्होंने उसको बैक बर्नर पे खुद रख दिया। वो था E20 पेट्रोल का मुद्दा, वो उसको लगातार सोशल मीडिया पर उठा रहे थे। दिल्ली में उन्होंने इसको लेकर एक टाउन हॉल जैसा एक मीटिंग जैसा कुछ किया, उसमें उन्होंने देश भर से लोगों को आमंत्रित किया था, बहुत सारे लोग उसमें ऑनलाइन भी जुड़े। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं 4 तारीख को प्रधानमंत्री आवास तक जाऊँगा, मुझे 2 लाख लोगों ने डिजिटली ऑनलाइन सिग्नेचर करके दिए हैं कि ये E20 बंद होना चाहिए। E20 बंद ना हो तो हमें उनकी 2-3 मांगे हैं कि हमें ऑप्शन मिलना चाहिए, आप E20 का ऑप्शन भी दीजिए, आप हमें प्योर पेट्रोल का ऑप्शन भी दीजिए, हमें E10 का भी ऑप्शन दीजिए। ये ग्राहक के ऊपर होना चाहिए कि वो कौन सा तेल डलवाना चाहता है, क्योंकि गाड़ियाँ इससे ख़राब हो रही हैं। उन्होंने तो ये तक अपील कर दी है कि जब तक सरकार E100 कंप्लायंट गाड़ियाँ ना बनाने लगे, मतलब कंपनियां ना बनाने लगे, मतलब प्योर एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी जब तक नहीं बन जाती, तब तक आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ी खरीदिए ही मत, क्योंकि ये आपकी गाड़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपको बर्बाद करने के लिए सरकार ये पेट्रोल लेकर के आई है, तो उनकी ये मांग है। लेकिन पीएम हाउस तक जाना ये राहुल गांधी एक बार कर चुके हैं। मैं उसको स्टंट कहता हूं जो राहुल गांधी ने किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने एक स्ट्रैटेजी बना के कैसे पुलिस को चकमा दिया, वो वहां तक पहुंच गए, फिर वहां बैठ गए। सरकार भी उन पर शुरुआत में सख्ती नहीं करना चाहती थी, 1.5-2 घंटे वो ड्रामा चला, और उसके बाद लेकिन सरकार ने उनको वहां से उठा लिया था। अब अरविंद केजरीवाल भी वही करना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार जरूर सतर्क होगी। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल कोई मोमेंट क्रिएट कर पाएंगे इस बार? नहीं, मुझे तो पूरा ड्रामा लगता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको लगता है कि E20 को लेकर आपकी कोई शिकायत है, लोगों ने आपको सुझाव दिया है, कोई आप सरकार को प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो आप भी पेट्रोलियम मंत्री से पहले मिलेंगे ना। ये मामला तो उनके मंत्रालय का, प्रधानमंत्री का नहीं है। आप पहले मंत्री से मिलिए। आपको लगता है कि गडकरी इसमें बयानबाजी कर रहे हैं तो आप गडकरी, अगर आप सीरियस हो तो फिर आप उस चैनल से जाओ जहां पे बात जाइए ना। आप पहले पेट्रोलियम मंत्री को दीजिए, आपको जाना तो पेट्रोलियम मंत्री के घर कोर्ट जाएं, कोर्ट जाएं। और अगर सरकार नहीं सुनती है फिर आप कोर्ट जाए। कोर्ट तो कहेगी आप सरकार के पास गए थे कि आपको सलाह देने के लिए, तो अगर सरकार नहीं सुनती है उसके बाद आप कोर्ट जाइए। उसके बाद आपको लगता था प्रधानमंत्री का घेराव कीजिए, और लोकसभा में आपके सांसद वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग सकते हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग सकते हो। आप ये सब कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता तब आप कोशिश कीजिए कि मैं प्रधानमंत्री का घेराव करूंगा, क्योंकि मैंने सारे विकल्प जो थे वो प्रधानमंत्री के सामने रखे, प्रधानमंत्री ने किसी भी विकल्प नहीं सुना। आप सीधे कहते थे कि 4 तारीख को मैं प्रधानमंत्री का घेराव करने जा रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर अचानक से प्रधानमंत्री के घर पर जाकर जो पूरा एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था, तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में फिर कांग्रेस को मिल जाए।
राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आ जाए। अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनको लग रहा है कि भाई जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं पंजाब में कांग्रेस को उसका फायदा न मिल जाए युवाओं के बीच में। E20 का मामला पंजाब से भी जुड़ाओ तो कहीं कांग्रेस पंजाब में हावी ना हो जाए, सरकार बनाने की स्थिति में ना आ जाए। तो इस मामले को हम बनाकर रखते हैं और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के घेराव करने की आपको जरूरत है। अगर आपको लगता है तो आप अपनी बात लेके हरदीप पुरी से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? पेट्रोलियम मंत्री का घेराव कीजिए। वो तो तब हो जब आपको एक्चुअली कोई समाधान निकालना हो। आप अन्य समाधान निकालना नहीं, अराजकता क्रिएट करना चाहते हो, उनको धुरंधर बनना है, राजनीति का धुरंधर। बिल्कुल, मीडिया में मुझे स्पेस मिलती रहा और मैं बताते रहूं पंजाब की जनता को, दिल्ली की, कि देखिए मैं वापस लौट कर आ गया और मैं प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ने की स्थिति में। इस मुद्दे में इतना दम है वैसे? बिल्कुल दम है। फ्लॉप मुद्दा आप देख लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल 100 लोगों की बात कर रहे हैं, कोई इनके साथ रहेगा नहीं। पुलिस ने मुझे लगता है कि हाउस अरेस्ट कर लेगी और जाने की नौबत नहीं आएगी। अननेसेसरी इस मामले को बढ़ाना चाहता है, प्रधानमंत्री का घेराव करके अपने आप को मीडिया में लाना चाहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, तो मतलब देखिए धुरंधर बनने की हसरत पूरी होती है कि नहीं होती। अगली खबर मैं आपको बताता हूं। अगली खबर है कल जो उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसमें बांकीपुर में जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी चल रहा है, और दतिया मध्य प्रदेश की जो सीट है वो नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मिला वर्सेस कांग्रेस ये है। और एक गुजरात की सीट है, गुजरात की सीट पर ऐसी, हाँ मंजरपुर, उस पर बीजेपी के लिए ऐसी कोई वैसी कोई प्रॉब्लमेटिक बात दिख नहीं रही, इसलिए। लेकिन ये दोनों सीटें बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दतिया तो क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को नहीं टिकट मिला, उन्होंने, उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया, सड़क जाम कर दी, पार्टी का दफ्तर ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया, पुलिस को काफ़ी कुछ बल प्रयोग करना पड़ा था, और फिर वो जगह जगह जाकर के वो दिखाई दिए अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगते और सफाई देते हुए दिखाई दिए थे। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के आ जाने से ऐसी चर्चा चल रही है कि उनको युवा वोट और दूसरा सवर्ण वोट, ब्राह्मणों का खास तौर पर वोट, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण वोट और युवा वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन वो बीजेपी की इतनी पक्की सीट रही है कि क्या प्रशांत किशोर किसी, और कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया, आरजेडी ने कैंडिडेट दिया है, लेकिन वहाँ ये भी चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव क्योंकि प्रचार करने के लिए नहीं गए, तो क्या वो भी एक बैकहैंड सपोर्ट प्रशांत किशोर को ही दे रहे हैं कि यहाँ अगर बीजेपी हार जाती है किसी तरीके से तो जाहिर है वो एम्बैरेस करना चाहेंगे नितिन नवीन, पार्टी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट है। पहले बांकीपुर की बात कर लें, आपको लगता है प्रशांत किशोर कुछ धमाका कर पाएंगे? नहीं, मुझे प्रशांत किशोर जीतेंगे इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। फाइट में जरूर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, वो अच्छी फाइट देंगे। और रेखा गुप्ता तो मतलब बात करने का मतलब नहीं, आरजेडी की जो उसका कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने सपोर्ट दे दिया है इनको, मतलब अघोषित समर्थन है इनको, और तेजस्वी को समझ में आ गया कि भाई प्रशांत किशोर ही वहाँ सबसे प्रमुख उम्मीदवार है, और मुझे लगता है समर्थन देना था तो अपना उम्मीदवार ही आप नहीं देते, आप पहले समर्थन डिक्लेयर करते हैं। जब उम्मीदवार देने के बाद आपको लगा कि आपका उम्मीदवार कहीं भी दौड़ में नहीं है, ये पूरी लड़ाई नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी और के बीच में, प्रशांत किशोर के बीच में, तब आपने समर्थन देने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी, और प्रशांत किशोर तो राजनीति को समझते हैं। निश्चित रूप से अगर बांकीपुर वो इस बात को जानते हैं कि भाई नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सीटें अगर उस सीट पर लड़ने जा रहे हैं तो जमानत जब्त करवाने तो जाएंगे नहीं। उनको भी पता है कि उनका प्रेस्टीज दांव पर है। उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को समझा होगा, फीडबैक लिया होगा, और उनको लगा होगा कि यहाँ वो फाइट दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक बेहतर कोशिश की। अगर वो 20-25% वोट भी ले आए तो भी मैं मानूंगा कि धुरंधर बन गए वो। देखिए 20% वोट तो लेकर आएंगे वो, निश्चित रूप से लेकर आएंगे। जीत और हार का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, टफ फाइट होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो कायस्थ वोट बहुत है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग है, और नितिन नवीन का भी प्रेस्टीज सीट पर लगा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर लगातार काम किया है। लेकिन रोचक लड़ाई वहां पर प्रशांत किशोर के जाने से हुई है, और अच्छा वोट लाएंगे इतना आपको लगता है? निश्चित रूप से अच्छा वोट लेकर आएंगे। जीतना मुश्किल है, जितना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग संगठन है वहां पर, लेकिन फाइट में प्रशांत किशोर जरूर है। लेट्स सी धुरंधर बनते हैं कि नहीं बनते। दतिया में आशुतोष तिवारी बीजेपी से वर्सेस कांग्रेस के उम्मीदवार भी मजबूत बता रहे हैं वहां पे। कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे दिए, जो घनश्याम सिंह को टिकट दिया है वो वहाँ के पुराने राजघराने से जुड़े हुए हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व आदमी है, सबसे मिलनसार रहे वो, तो उनका व्यक्तिगत प्रभाव बहुत अच्छा है घनश्याम सिंह का। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को दिया है आशुतोष तिवारी को, वो बेसिकली दतिया से नहीं है, वो सेवड़ा से आते हैं, और वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के वो वोटर भी नहीं है। और चूंकि एक तो उम्मीदवार बाहर से, आपने वहाँ के जो नरोत्तम मिश्रा, उनका टिकट काट के दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से पार्टी में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, टिकट न मिलने पर जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर दंगा फसाद किया था, मारपीट की थी पुलिस का, वो एक मामला है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल वोटर कहाँ जाएंगे, क्या अंदर खाने भितरगात होगा, ये खबर ये आ रही है कि जो नरोत्तम मिश्रा के जो बहुत भरोसेमंद लोग हैं, उन लोगों ने एंटी बीजेपी वहाँ पर काम किया है।
वोटिंग के दिन उन लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया, वहाँ पर पुलिस ने पहरा लगा दिया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, ये भी खबर वहाँ पर आ रही है। ऐसे कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग वोट नहीं कर पाए जो नरोत्तम के बहुत भरोसेमंद थे। तो उनको क्या पुलिस ने रोका? पुलिस ने उनको वोटिंग करने से रोका है। तो क्या ये स्थिति वहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या पर्दे के पीछे कोई दूसरा खेल हुआ वहाँ पर हराने को लेकर? ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता होगा, लेकिन जो भी होगा उसका खामियाजा नरोत्तम मिश्रा ने पब्लिकली तो आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगे हैं, लेकिन वो क्या दिल से लगे हैं अपनी पार्टी के लिए इस चुनाव में? देखिए, अब सामने तो वो नजर आए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उनके जो करीबी उन लोगों ने प्रचार नहीं किया, तो क्या उनको कोई संदेश था? तो पार्टी की पूरी नजर थी सीएम मोहन यादव के लिए भी एक बड़ा चुनौती था उस सीट को निकालने के लिए। उन्होंने वहाँ पूरा काम किया। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है खंडेलवाल, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत काम किया। संगठन के लोग वहाँ पर लगे रहे, संघ ने जब स्तर पर काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि तय तो उसको नरोत्तम मिश्रा ही करेंगे वहाँ पर कि क्या होने वाला है। ये सीट कांग्रेस की है, आपको वैसे ये पता होना चाहिए। ये सीट कांग्रेस की ही जीती हुई सीट थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार, उनके विधायक जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए एक केस की वजह से, तब यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस तो यहाँ ऑलरेडी जीती हुई लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, मतलब हारी उसकी सीट है उसकी। अब नरोत्तम मिश्रा के लिए दो धारी तलवार है ये। अब नरोत्तम मिश्रा घर बैठ जाते, उनके समर्थक घर बैठ गए, पार्टी चुनाव हार गई अगर, तो इसका ठीकरा बड़ा कन्वीनियंटली उनके सर पे फोड़ा जाएगा और कोई वजह ढूंढी नहीं जाएगी, नरोत्तम मिश्रा ने हरवा दिया ये कहा जाएगा। अगर नरोत्तम मिश्रा ये चुनाव जितवा देते हैं तो क्रेडिट उनको मिलना नहीं है, उनको तो इस पूरे सीट हमेशा के लिए निकल जाएगी। हाँ बस वो, और हाँ अगर ये जीत गए तो फिर नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी नहीं रह जाएगी इस सीट के ऊपर। बस नरोत्तम मिश्रा इतना कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई मैंने उम्मीदवार को जिताया है, तो उनके रास्ता बना रहेगा कि संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलती है या आने वाले समय में उनको क्या मिलता है, कहीं और एडजस्ट किया जाए, इतना रास्ता उनके लिए बचा रहेगा। अगर पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है तो नरोत्तम की राजनीति, पार्टी की टक्कर है बीच की, आप यहाँ पे मामला एक तरफा है? नहीं, टक्कर है इसमें। उम्मीदवार बहुत अच्छा है कांग्रेस का घनश्याम सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और तगड़ी फाइट होने वाली है। बस देखते हैं जीत हार का। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग वोटिंग भी अगर देखा जाए तो 71% हुई है। 23 साल में सबसे कम वोटिंग हुई है दतिया में। बाकीपुर में तो 34% वोटिंग मैं कह रहा था, यहाँ तो 71% हुई, जो भी 23 साल में कम है। वहाँ 80%, 82% वोटिंग हुई, 80% के करीब। तो वोटिंग कम मानी जा रही है, लेकिन 2 सीटों की तुलना में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। कम वोट का सीधा उपचुनाव में फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। अब देखिए, लेकिन दोनों जगह ऐसा हो पाएगा क्या? अगली खबर मैं आपको बताता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे 2 झगड़ों की खबर है। पहले पंजाब की बात करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस अमरिंदर राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चल रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री है और एक करंट पीसीसी चीफ है। अब इनका झगड़ा कई हफ्तों पुराना है। दिल्ली में आए, दिल्ली में सुलह सफाई हुई, चन्नी भी मान गए, कहा ऑल इज वेल, मैं अपनी पार्टी को एम्बैरेस नहीं करूंगा कभी भी, मैं पार्टी में ही रहूंगा, सारी बातें उन्होंने की। लगा कि शायद झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन यहाँ झगड़े में एक जो तीसरा किरदार पैदा हो गया है वो है वहाँ के प्रभारी भूपेश बघेल। चन्नी ग्रुप और कांग्रेस पार्टी का एक सेक्शन ये मानता है कि भूपेश बघेल ने एक न्यूट्रल भूमिका नहीं अदा की, वो दरअसल अमरिंदर राजा वड़िंग की तरफ से बैटिंग करते हैं। अमरिंदर राजा वड़िंग को सीधे राहुल गांधी का नॉमिनी माना जाता है और चन्नी कहते हैं कि यहाँ का सबसे लोकप्रिय नेता मैं हूँ। अब हुआ ये, ताज़ा प्रकरण ये हुआ है कि एक मीटिंग में, कार्यकर्ताओं की एक सभा में, जहाँ पर अमरिंदर राजा वड़िंग और भूपेश बघेल दोनों मंच पर थे, उनके सामने चन्नी जिंदाबाद, वड़िंग मुर्दाबाद ये नारे लग गए। भूपेश बघेल के खिलाफ भी नारेबाजी हो गई और उसके बाद बघेल को ये चेतावनी देनी पड़ी कि जैसे हमने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, उनका नाम भी नवजोत सिद्धू कौर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको पार्टी से निकाला अनुशासनहीनता के आरोप में, ऐसे ही जो भी व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई जो होगी वो सो होगी, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ, इस प्रकरण ने एक बार फिर ये बता दिया है। चन्नी चाहते क्या हैं? देखिए, चन्नी जो चाहते हैं उन्होंने हाईकमान को बता दिया, उन्होंने भूपेश बघेल को बता दिया कि भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, या अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, और टिकट जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैं जिनके नाम रिकमेंड करूंगा उनको आप तवज्जो दीजिए। तो उन्होंने अपनी तीनों मांगे बता दी थी। हाईकमान ने तीनों बातें मानने से मना कर दिया कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष भी राजा वड़िंग बने रहेंगे। ये लगा जब वो दिल्ली आए थे मांगे लेकर के, और उसके बाद निकल के जब उन्होंने एक पॉजिटिव बयान दिया पार्टी के लिए, तो ये लगा था कि इनको कोई आश्वासन मिला होगा, लेकिन अब वो आश्वासन से वो खुश नहीं है। इस ताज़ा घटना से तो यही लगता है। नहीं, राहुल गांधी ने मैसेज भेजा था कि भाई पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, हम सब तमाम लोगों से बात करेंगे, और भूपेश बघेल ने लगातार वहाँ के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, जो भी जिला अध्यक्ष है, उन लोगों से बात की, तमाम पार्टी के सीनियर लीडर से बात की, और एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि भाई इस समय राजा वड़िंग को हराना पार्टी के हित में नहीं रहेगा, चुनाव के 8 महीने बाद हटा देंगे, इसका संदेश गलत जाएगा। अब राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि पार्टी ने अभी तय कर लिया कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में हम चुनाव साफ कह चुके हैं कि हटेंगे, तो अब नहीं हटेंगे। तो अब फैसला चन्नी को करना है
क्या वो इसी तरीके से करके पार्टी अनुशासन की हिंसा के आधार से पार्टी उनको निकालेगी, वो अलग पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी के साथ जाएंगे, या पार्टी के लिए वो न्यूसेंस क्रिएट करते रहेंगे, या कांग्रेस इसी तरीके से चुनाव तक चलने देगी? चन्नी भी क्या अपना पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? अब ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि जो कल संगरूर में हुआ है और जो पटियाला में हुआ है, उसके बाद इस बात की संभावना है कि अब कार्रवाई होगी। मतलब इस तरीके से पार्टी को लंबे समय तक चल नहीं सकती। चन्नी को जो करना है चुनाव से पहले करना है, क्योंकि चुनाव के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। ये कांग्रेस की परिपाटी रही है पंजाब में कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही मुख्यमंत्री बनता है अगर पार्टी चुनाव जीतती है। तो ये बात चन्नी बड़े अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और मुझे लगता है कि उनके जो करीबी लीडर्स है चन्नी के, जो अभी फिलहाल एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल देगी, मतलब पार्टी उन्हें निकालेगी और चन्नी को संदेश देगी कि भाई अब आप भी लिमिट के अंदर रहिए, लक्ष्मण रेखा आप लांघोगे तो आपको भी पार्टी से निकाल दिया जा सकता है। अब ये देखने वाला बात होगी कि पार्टी कब कार्रवाई करती है, सीधे चन्नी को कारण बताओ नोटिस देती है पहले, फिर उसके बाद निकालती है, या फिलहाल कुछ और लंबा समय लेती है। फिलहाल पंजाब की स्थिति कांग्रेस की बहुत बुरी हो रही है। देखिए, कॉन्टेस्ट सीधा कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है जिनकी वहां पे सरकार है। फिलहाल नंबर 1 कौन सी पार्टी लग रही है आपको अभी के हालात में? नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर कर रही है वहां पर जमीनी स्तर पर। आम आदमी पार्टी भी जो पूरा मामला हुआ अंडरडॉग है ना सर, लेकिन मतलब नहीं, आप बीजेपी बहुत अच्छा भी कर सकती है और इररिलेवेंट भी हो सकती है। पंजाब में दोनों ही परिस्थितियां पॉसिबल है बीजेपी, लेकिन जो 1 और 2 नंबर की पार्टी दोनों के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। जो मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान के खिलाफ जो चल रहा है, बेअदबी का जो चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने किया है, और जो लॉ लेकर आए थे उसके खिलाफ जिस तरीके से अकाल तख्त ने नाराजगी जाहिर की है, तो वो भी अभी निपटा। 29 तारीख की लास्ट डेट थी। अब क्या आने वाले 2-4 दिनों में कोई अकाल तख्त फैसला लेता है उस लेकर, अगर वो मामला बढ़ता है तो मुझे लगता है कि इनकी नाराजगी का वोट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और अगर कांग्रेस में ये सब होता है तो उसका नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के में जो चल रहा है और जो कांग्रेस में चल रहा है, इसका फायदा अगर किसी को मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने टॉप 2 तो यही दोनों है ना, आप और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के पास भी समय है आने के लिए। आप उसको मतलब बहुत अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप किसी पैमाने पे से बात करेंगे ना, पास्ट रिकॉर्ड पे बात करेंगे ना। हाँ, पास्ट रिकॉर्ड में नंबर 1 नंबर तो जरूरी है, लेकिन जो बंगाल में हुआ है वैसी स्थिति भी पंजाब में बन सकती है। चलिए ठीक है, तो देखिए कौन धुरंधर बनता है पंजाब का। एक खबर राजस्थान की है, एक्चुअली खबर मुझे समीर जी ने बताई कि अब समीर जी बताएं आपको पूरी खबर। वहाँ पर गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, कैसे दोबारा ये खड़ा हो गया विवाद? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक मालवीय कांग्रेस के लीडर है जो पहले मंत्री भी रहे, वो बीजेपी में चले गए थे और अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हुआ ये कि वो आए तो अशोक गहलोत के थ्रू आ गए, अशोक गहलोत उनको पार्टी में लेकर आए। ये कहा जा रहा है कि जो अभी फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष है डोडासरा, उनकी नॉलेज में नहीं था और अशोक गहलोत ने डायरेक्ट केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उनको पार्टी ज्वाइन कराई, जबकि उन्होंने बहुत एंटी कांग्रेस के खिलाफ बोला जब मालवीय पार्टी छोड़कर गए थे। तो डोडासराय से एक्स कांग्रेसी वो छोड़कर चले गए थे, और डोडासराय का कहना था कि जब पार्टी को बहुत जरूरत थी तब आप पार्टी छोड़कर चले गए, तो ऐसे लोगों को इमीडिएट पार्टी में नहीं लेना था, अभी कोई जरूरत नहीं थी लेने की। लेकिन अशोक गहलोत उनको लेकर आए। जब वो पार्टी में आए तो उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाए कि चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। और सीधे सीधे उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई राजस्थान में कोई अगर कांग्रेस का हाईकमान है तो वो अशोक गहलोत है। उन्होंने इस बात का भी बयान किया। तो डोडासरा ने इस बात पे आपत्ति दर्ज की और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी में संगठन सबसे बड़ा होता है और चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो कांग्रेस का हाईकमान तय करेगा। तो डोडासरा ने जिस तरीके से कहा उस पर अशोक गहलोत को शायद और नाराजगी हुई और अशोक गहलोत ने कहा, हालांकि अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होंगे तब पार्टी मुख्यमंत्री तय करेगी, लेकिन उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि जैसे पिछली बार पार्टी ने मैं दिल्ली में था, मुझे मुख्यमंत्री बना के भेजा, हो सकता है पार्टी वैसे मुझे फिर से भेजे, किसी और को बना दे। तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने की संभावना को जिंदा रखा और सचिन पायलट को सीधा सीधा संदेश दिया है कि भाई अभी मैं मैदान से बाहर नहीं हूं, मैं चुनाव हारा हूं, पार्टी की राजनीति में हारा नहीं हूं, तो मैं अभी राजस्थान की राजनीति करूंगा। तो उन्होंने डोडासरा को भी संदेश दिया है, सचिन पायलट को भी संदेश दिया है। डोटासरा और अशोक गहलोत के संबंध कैसे हैं और क्या जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा है वो सचिन पायलट के नजदीक माने जाते हैं? नहीं, डोटासरा बेसिकली अशोक गहलोत के ही करीबी थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले अशोक गहलोत ही थे। लेकिन आज के दिनों में कहा जा रहा है कि अब डोटासरा भी एक उनकी भी महत्वाकांक्षा जाग गई है कि आने वाले दिनों में मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, और वो अब सचिन पायलट खेमे के करीबी ज्यादा चले गए हैं वो। तो ये कहा जा रहा है कि वो सचिन पायलट को समर्थन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको भी लगता है कि अशोक गहलोत का हो चुका, बहुत लंबी पारी आपने खेली, चुनाव भी दूर है, 28 में चुनाव है और आपकी उम्र भी हो चुकी है, तो आपको सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और डोडासरा मिलकर कोई नया खेल खेल सकते हैं। ये कैंप बनेगा। ये कैंप बनेगा। लेकिन अशोक गहलोत पुराने धुरंधर हैं,
तो इसको उनको आप जादूगर भी है। जादूगर भी है, धुरंधर भी है, उनको आप बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया समीर जी, आज कई खबरों पर बात हुई आपकी। तो आप देख रहे थे खबरों के धुरंधर, समीर चौगांवकर के साथ। आज इतना ही।